नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के लिए खासी मुश्किल घड़ी जो है वो आ चुकी है। टीएलपी की जो मूवमेंट चली, जिसके नतीजे में हुकूमत ने जिस तरह से सरेंडर किया, जिसका नोटिफिकेशन भी हमने एक दिन पहले देखा, उसके बाद अपोजिशन ये महसूस करती है कि अब वो पहली दफ़ा वाकई इस सूरत हाल में है, इस कदर ताकत में है और हुकूमत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अगर अपोजिशन पीडीएम अलायंस हुकूमत को एक धक्का और मारे तो शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को मजबूर किया जा सकता है कि वो इस्तीफ़ा देते हैं। और पीडीएम ने नवंबर की 13 तारीख को नए सिरे से एक मूवमेंट का आगाज़ उन्होंने ऐलान किया है, जिसका पहला जो सिरा है वो कराची में होगा, फिर कोयटा, फिर पेशावर और फिर ये लाहौर पहुँचेंगे। बिल आखिर इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च की जाएगी, एक मोमेंटम जो है बिल्डअप किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मैंने देखा, जो स्टेटमेंट जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी माना खेज स्टेटमेंट है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की। वो ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ। अगर कोई अकल और दानिश की रती बाकी है हुकूमत में तो इमरान साहब को अब ये मान लेना चाहिए कि जैसा भी मैंडेट उनको मिला था या उनको दिलवाया गया था, काम नहीं बना तो निज़ाम फेल हो गया। बजाय इसके कि तलखी बढ़े, खराबी आए या निज़ाम के अंदर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो, अगर उनके पास कुछ सेंसेबल लोग मौजूद हैं तो उनको अपोजिशन से बात करके नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। इस गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए। जिसने भी मुल्क को चलाना है, गवर्न करना है, इस हुकूमत के बस का भी ये रोब नहीं रहा। नाज़रीन, अगर आप मुझसे इत्तफाक करें कि बड़ी सिग्निफिकेंट और बड़ी अहम स्टेटमेंट है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की। उन्होंने बहुत ही मुफस्सल तरीके से, बहुत चंद अल्फाज में अपोजिशन के बयानिए को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आवाम के और मीडिया के और गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रख दिया है। शहबाज शरीफ साहब पहले ही महंगाई के हवाले से मुतालबा कर चुके हैं और डस्का के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है उसे हज़ारों लोग, लाखों लोग जो हैं वो देख चुके हैं। डस्का इलेक्शन की जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की आई है वो हुकूमत के लिए बड़ी डैमेजिंग है, ख़ास करके एक ऐसे मौके पर जब टीएलपी उसका मुकाबला करने में हुकूमत नाकाम हुई, हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। एक आम तासुर कम अज़ कम यही है कि हुकूमत ने सरेंडर कर दिया और हुकूमत की इखलाकी हैसियत खासी मुतासर हुई। उसके बाद अब डस्का के इलेक्शन पे जो रिपोर्ट आई है, जिसके चीता चेता नुक्ते मैं आपके सामने रखता हूँ। रिपोर्ट की कहती है इलेक्शन कमीशन की कि पुलिस इंतखाबी अमला डस्का के ज़िमनी इंतखाबात सबोताज करने के ज़िम्मेदार करार दिए गए। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई है, मनसूबाबंदी में फरदोस आशिक ऐवान भी शामिल थी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये कहना है। डस्का ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद, साफ़ और शफाफ माहौल में हरगिज़ नहीं हुए। इंतखाबी हमले और हुकूमती महकमों ने अपना मुनासिब किरदार अदा नहीं किया। इंतखाबी अमला और हुकूमती महकमे अपने गैर कानूनी आकाओं के हाथ में कठपुतली बने रहे। महकमा तालीम की जो डीए हैं मकबूल शाकिर अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहीं। प्रिजाइडिंग अफसरान को नामालूम मुकामात पर ले जाया गया और निजी गाड़ियों में एक तयशुदा पहले से बने मनसूबे के तहत के वहाँ से रवाना हुए। इस तरह के और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिसकी स्लाइड्स जो हैं हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, डस्का इलेक्शन की याद आपको ताज़ा कर दूं कि 19 फरवरी 2021 में NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है। कौमी असम्बली की नशिस्त मुस्लिम लीग के MNA इफ्तिखारुल अहसन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और यहाँ पर PTI के उम्मीदवार अली असद मली और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के दरमियान बड़ा एक सख्त मुकाबला होता है। इस मुकाबले के बाद मुस्लिम लीग के कायदीन 20 पोलिंग अफसरान के अगवा का इल्ज़ाम लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 25 फरवरी को इन इलेक्शन को कालादम करार देता है और 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन करवाने का कहता है। हुकूमत पंजाब ये इलेक्शन 10 अप्रैल को कराती है, जिसमें नौशीन इफ्तिखार खासी भारी लीड ले लेती हैं। 1,10,000 वोट से ज़्यादा लेती हैं। अली असद मली को 93,000 वोट मिलते हैं। ये वो इलेक्शन है जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट इस मौके पे और एक ऐसे मौके पे आई है जो हुकूमत पहले ही इखलाकी तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर महसूस कर रही है टीएलपी की वजह से, और फिर बढ़ती हुई महंगाई खास करके हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग है, अपोजिशन इस पर कैसे बिल्डअप कर सकती है, इस पर बात करेंगे। यही हमारा नुक्ता आगाज़ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास बुप्पी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं PTI साउथ पंजाब के, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। सैयदा नौशीन इफ्तिखार जिन्होंने डस्का का इलेक्शन जीता NA 75 से, मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर सकेंगी। अली असद मली साहब से भी बात हो पाएगी जो हार गए इलेक्शन लेकिन पहले और वो लेकिन मजबूत वोट उन्होंने भी बहुत लिए 93,000। और डॉक्टर फ़र्रुख सलीम से हम माशी हवाले से भी बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं सबसे पहले सेनेटर ऑन अब्बास बुप्पी साहब की तरफ आऊँ। सेनेटर साहब, ये बहुत ही मुश्किल किस्म की घड़ी नहीं आ गई आपकी जमात के लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में इसके दो चार चीज़ें ऐसी कॉनोटेशंस हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा बारीक बीनी से देखना पड़ेगा। पहली तो ये जो रिपोर्ट आई है, आपने शायद नोट नहीं किया, ये अनसाइंड रिपोर्ट है, गैर दस्तखतशुदा रिपोर्ट आ गई है। और समहाउ इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट किस तरह ये बाहर निकली है और किस तरह किसी मखसूस मीडिया ग्रुप में हाथ में लगी और फिर ये आगे चलती है, पहले तो इसके मुज़म्मरात को मेरे ख्याल देखना पड़ेगा। दुनिया में कोई इंक्वायरी रिपोर्ट्स बगैर साइन के जब तक वो इदारा खुद इशू ना करे, आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इशू करदा रिपोर्ट ही नहीं है? अनसाइंड है सर, इस पे सिग्नेचर शायद आपने नोट नहीं किया, आपने शायद अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ट्वीट भी नहीं देखा। ये अनसाइंड रिपोर्ट बाहर निकल आई है, यानी कि अभी हमने सिग्नेचर होने थे, शायद उससे पहले ये कॉपी बाहर निकल गई। ओके, तो ये तो एक तो पहली तो बात ही मेरे ख्याल में इसकी जो अपनी वैलिडेशन है वो थोड़ी सी इस वक्त चैलेंज हो चुकी है, नंबर वन। नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ जी, इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं जी के प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि इसकी साइंड भी हुए में वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। नहीं, आपने सभी आप मतलब साइन भी आ गई है। आप फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट देख लें। अभी जब पहले कॉपी जब निकली मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि तो कल शाम को आ गई थी ना कॉपी, तो शायद दूसरी बात में निकली होगी। जो इनिशियल रिपोर्ट है वो अनसाइंड कॉपी जो मीडिया के हाथ में आई थी। लेकिन चलें आगे रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अब उसके मुज़म्मरात देखिए, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रोल हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के रोल हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हैं। मेरा एक पॉइंट है और ऑपोजिशन इस पीरियड को जितना भी प्ले करने जाए, आज अगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट को मान लिया जाए कि सारे कह रहे हैं जी ये रिपोर्ट ठीक है, तो क्या फिर जब 2018 में इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन कटी थी तो उस वक्त इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? जब ये कह रहे थे कि आरटीएस बैठ गया था, तो फिर उस वक्त उस इलेक्शन कमीशन पे कितनी तनकीद हो सकती है? ये जो पिक एंड चूज का कॉन्सेप्ट है कि कभी इलेक्शन कमीशन की राय को एंडोर्स करते हैं, कभी उसको अपोज करना शुरू कर देते हैं, मेरे ख्याल इसको भी देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन का इस रिपोर्ट के हवाले से इतना बारीक बीनी में जाना, जब गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ था और उनके बेटे की वीडियो आई थी, क्या इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी इतने फ्रंट फुट पे जाकर इन चीजों को इन्वेस्टिगेट किया था? ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन चले इसको भी छोड़ देते हैं। आप सारे फ्लॉज उठा लीजिए, जो फ्लॉज निकाले गए हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप ये देखिए, ये पंजाब में पहला बाई इलेक्शन ही था, इससे पहले भी बाई इलेक्शन हुए, इसके बाद भी हुए। आप नौशेरे का बाई इलेक्शन उठा लें, गवर्नमेंट हमारी 75% से ज्यादा सीटें हमारी, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, हम इलेक्शन हार गए। अगर यहां फोर्स का इस्तेमाल कर सकते थे तो नौशेरा में नहीं कर सकते थे। सो ये गवर्नमेंट का रोल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, ये सिस्टम के फ्लॉज आइडेंटिफायर हैं कि जी एक इलेक्शन के जो टोटल निजाम है उसमें ये जो खामी है वो बरकरार है, जो कि हम इलेक्शन रिफॉर्म की सूरत में पहले पेश कर चुके हैं कि जी फेयर एनफ आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को छोड़ दें, लेकिन जो उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रोल हैं या इवन के जो टीचर्स को लिया जाता है, उस पॉइंट पे आते हैं हम। आपने जो कुछ कहा सेनेटर साहब जी, जो कुछ आपने कहा इस पे सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा क्लियर कर दो, मेरे साथ हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा जी जी जी। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ये बता दूं कि इसमें जो टीचर्स का रोल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रोल बताया गया है, उस पर तो हमने बहुत ज्यादा रीट्रेट किया है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपने परमानेंट एम्प्लॉइज हायर कर ले, ताकि हर दफा 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होते, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के होते हैं, तो हम चाहते थे कि इनके अपने एम्प्लॉइज हो इलेक्शन कमीशन के। ये तो हमारे रिफॉर्म्स का हिस्सा रहा है। तो आज भी हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप टीचर्स लेके आएंगे तो वो गवर्नमेंट के या किसी लोकल लॉ जो लोकल इलेक्शन लड़ रहा था उसके इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो उनको से निकाला जाए। तो हमारी अपने पॉइंट रिट्रेट कर रहा है सर। ठीक, अच्छा सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को विंडिकेट करती है। लेकिन सेनेटर साहब ने बहुत एक्सप्लेन किया कि जो चीज़ें सामने आती हैं वो दर हकीकत पूरे इलेक्शन के निज़ाम की खराबियां हैं। उन्होंने उसके रेफरेंसेस भी दिए, 2018 के इंतखाबात का जिक्र भी किया, इससे पहले हमें पता है 2013 के इंतखाबात के ऊपर बहुत एतराज़ात हुए। उनका कहना यह है कि कहीं इलेक्शन कमीशन ने इतनी बारीक बीनी से किसी एक हल्के का जायज़ा लेने की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं की। यहाँ पर कुछ इलेक्शन कमीशन का स्पेशल ट्रीटमेंट था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मोहसन। बिल्कुल मेरे भाई सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, सुन रही हूँ मैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि क्या पास्ट हिस्ट्री में आपको ऐसे इलेक्शन कहीं नजर नहीं आए? आपके पास 2 कत्ल हो गए, 14 इंजरीज, सीरियस इंजरीज, आपके पास 20 पी हैं हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो अगवा हो गए, लोगों को मारा कूटा गया, 300 से ज्यादा FIR हुई, PMLN के चेयरमैन वाइस चेयरमैन को उठा लिया गया, मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आई, मुझे हरासा किया गया, मेरे भाई को उठा लिया गया। ये सब क्या इंडिकेट करता है? क्या ये काम गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी मर्जी से कर रहे थे या उनसे करवाए जा रहे थे? इनको चाहिए
ये सारे इल्जाम जो मैंने इन पे लगाए थे वो ईसीपी की रिपोर्ट ने, जैसे कि ईसीपी एक आईनी और गैर जानिबदार इदारा है, उसकी तहकीक हुई, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के नाम मेंशन किए, लेकिन अभी भी पीटीआई इसको निगेट कर रही है। अफसोस कुन है। इनको चाहिए टीवी पे आए और अवाम से माफी मांगे इस अमल की। जी जी, मैं इनको ये भी बताती चलूं कि क्यों ये इलेक्शन जो है इतना हाईलाइट हो गया, इसमें कसूर पीटीआई का है। मेरे वालिद जो 50 साल से इस हल्का से सियासत करते हैं और वो एक इलेक्शन मेरी फैमिली ने कभी लूज नहीं किया। हमेशा 50,000 से 70,000 की लीड मेरे वालिद जो लेट सैयद इफ्तिखार हसन शाह साहब थे वो लेते रहे हैं। जब मेरा इलेक्शन आया है और इनको अपने ही चीजें रिवर्ट में आई हैं, जो भी इन्होंने हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल किए, लोगों पे जुल्म ढाए, मुझे इन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, ये इनको इनका रिवर्ट मिला है। ठीक है। बाकी इलेक्शन हिस्ट्री में मुझे नहीं पता ऐसे कैसे होते होंगे जहाँ के आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और वोटों समेत डब्बे भी उठा के ले जाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये इनकी ये चीज जो कि इनको नजर नहीं आती कि किसको नुकसान हुआ है। ठीक है। मुल्क के आईनी और जमहूरी सिस्टम को नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। ये क्यों इसको नहीं मान लेते? ये क्यों इसको नहीं मानते? मेरे साथ रहिए अली असद अली साहब। बात घूम फिर के आपकी तरफ आ जाए। आप तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, सारे इल्जामात का रुख आपकी तरफ होता है, सारी तोपों का रुख और धाने आपकी तरफ खुल जाते हैं। पुलिस मिली हुई थी, इलेक्शन का स्टाफ मिला हुआ था, महकमा तालीम के लोग मिले हुए थे, लोग कत्ल हो गए, लोग अगवा हो गए, बहुत वायलेंस हुई इस पे और रिपोर्ट भी आपके खिलाफ आ गई। अब आपका इस पे क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब जी, ये रिपोर्ट बोगस है, जाली है, वन साइडेड है, बायस्ड है और इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी रिपोर्ट देते हुए, क्योंकि ये टोटल कवर अप है इलेक्शन कमीशन का अपनी नाअहली को कवर अप करने के लिए। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स देता हूं और कोई भी आम आदमी जो इस वक्त हम नेशनल टेलीविजन पे हैं वो फैसला आप उससे करा लीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं या सच कह रहा हूं। सबसे पहले इलेक्शन हम चीख के कहते रहे कि आपका आरओ डीएमओ जो है ये नून लीग का एजेंट है और इन्होंने हमारे साथ बर्बादी करनी है। और ड्यूरिंग द इलेक्शन फर्स्ट फेज में हमने इन राइटिंग भेजा कि ये एजेंट बने हुए हैं नून लीग के, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें बचाया जाए। मैं आज आपको कुछ 2 बातें ऐसी भी बताऊंगा जो कि मैंने पहले पब्लिकली नहीं बताई और शायद मुझे अभी भी नहीं बतानी चाहिए, मगर उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उनको मैंने किसी रेफरेंस से पर्सनली कॉल की और मैंने उनको ड्यूरिंग द इलेक्शन उनको कॉल करके कहा कि जो आपका जो डीओ है अब्दुल हमीद, वो नून लीग के एजेंट से भी आगे बढ़ के नून लीग का काम कर रहा है। उन्होंने कहा जी आप हमें इन राइटिंग भेज दें। मैंने इन राइटिंग भेज दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। आरओ के खिलाफ हमने इन राइटिंग भेजा, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये इलेक्शन के दौरान हो रहा है। मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनियां नहीं थी, बाहर से आए हुए थे वो, मगर वो जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल्स देना शुरू करता हूं। यहां पे अभी इन्होंने बात की मेरी बहन डॉक्टर नौशीन साहिबा ने, इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना जरूरी समझता हूं। इन्होंने कहा कि आज से पहले ऐसा इलेक्शन बताएं जहां पे ऐसा वायलेंस हुआ हो। 2008 में इनके मरहूम वालिद का सिर फटा था, वो एमएनए के कैंडिडेट थे डस्का शहर में। उन्होंने जाके काफ लीग के एजेंट को जाके थप्पड़ मारे, उन्होंने रिटेलिएट किया और कुर्सी उनके सिर में मारी और वहां पे गिर गए और फिर ऑपोजिशन वालों ने उठा के उनको एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा कि इनकी फैमिली के साथ, ये हर दफा इस तरह के मामले होते हैं। मैं दूसरी बात आपको एक करता हूं, पूरी रिपोर्ट में से 2 चीजें पढ़ लें डॉक्टर साहब, सिर्फ 2 चीजें जिनकी बुनियाद के ऊपर हमारा इलेक्शन कल अदम करार दिया गया था। ये पहला पेज 1 है जी। यहां पे वो भाई साहब लिखते हैं, विद एवरी पासिंग मिनट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इवन वर्सनड and the innocent citizens voters were left at the mercy of vagabonds which turned the performance of the district police questionable। सर हमारा इलेक्शन कल अदम 20 पोलिंग एजेंट्स उठाने की वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उठाने की वजह से कल कदम नहीं करार दिया गया था। 19 को इलेक्शन हुआ था, 21 को हमें बुलाया गया था, 23 को शायद फैसला आ गया था और उन्होंने कहा था क्योंकि डस्का के लोगों को वोट डालने का हक नहीं दिया गया था, इसलिए यह दोबारा होगा। डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के कि डस्का का जिमनी इलेक्शन 19 तारीख को पाकिस्तान की जिमनी इलेक्शन की तारीख में 2nd हाईएस्ट पोलिंग हुई।
46% कास्टिंग है डस्का के ज़िमनी इलेक्शन की, और हमें इलेक्शन कमीशन ने कल अदम किया। उनका फैसला आप देख लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, और वो पंजाबी में कहते बन्ने नाल बन्ना सी। वजीराबाद का इलेक्शन जो एमपीए का होता है, जहां से नून लीग जीती, वहां पे 47% कास्टिंग हुई, 47% कास्टिंग हो रही है आपके साथ वाले घर में, और वो एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि नून लीग जीती है। और उससे 1% कम लाखों वोटों में एमएनए के लिए 1%, 46% कास्टिंग हो रही है। बड़ा मुफस्सल आपका बयान आ गया। मैं ब्रेक से पहले मैं चाहूंगा कि सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, ये अली असद मली साहब जो हैं वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि गालिबन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही आपका तरफदार था। सर वक्त मेरे पास बड़ा कम है, मैं अभी तक डॉक्टर फारूक सलीम को ला नहीं सका इसके अंदर। जी मैं अली मली साहब के जवाब दे दूं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। 2008 में भी इन्होंने रिगिंग करते पकड़े गए थे। मेरे वालिद को चोट लगी, इनके पीटीआई के एक कारकुन ने मेरे वालिद को चेयर से नहीं, वो तो कह रहे हैं पीएमएलक्यू के साथ हुआ था झगड़ा। नो, वो भी तब इन्हीं के ये पीएमएल इन्हीं का 2008 में तो पीटीआई थी नहीं इलेक्शन में। मेरे हक इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2008 में गालिबन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हस्बैंड के साथ इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। और तब भी ये मेरे ख्याल से इन्हीं के कारकुन ने उठा के मेरे वालिद को चेयर मारी थी और उनके सर फट गया था। ही हैड स्टिचेस ऑन हिज हेड, मुझे आई रिमेंबर। तो तब भी यही नहीं की चोरी और जो पुरानी रिगिंग की कोशिश है वो भी तो इनके वालिद ने जाके थप्पड़ मारे थे वहां के एजेंट को, उस तरह की हरकतें नहीं करता, रिटेलिएट किया था और फिर कुर्सी मारी। वो 6 हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। मैं अपनी बात करना चाह रही हूँ पूरी। अच्छा, दूसरी बात की असद अली मली साहब ने कि जो वोटर टर्नआउट था वो हमारे 36 पोलिंग स्टेशन पे जो डस्का सिटी है वो 18% से कम था। तो चोर की सजा तो चोर को मिलेगी असद अली साहब, वो आपका टर्नआउट 18% से कम था। हमने भी पूरी रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी वजह से री इलेक्शन मुझे मिला, अल्लाह ने कामयाबी दी। आप पहले अपनी रिपोर्ट जो आई है उसके फैक्ट पढ़ें सही तरह से, और नो आप बिल्कुल मेरे से इत्तेफाक ना करें। मेरा ख्याल है मैं मोहित साहब को ही बता लूं तो वो बेहतर है मेरे लिए। मैं आवाम सुनना चाह रही हूँ। दूसरी बात, क्या 2008 में कत्ल हो गए थे? क्या था प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा लिए गए थे? क्या लोगों का ये हशर हुआ था जो इस इलेक्शन में हुआ? पूरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने मिलकर आपको सपोर्ट किया। भरपूर मौकफ आपका आ गया। मुझे ब्रेक लेने दीजिए नाज़रीन। डॉक्टर फारूक सलीम साहब कुछ डिस्कशन ला ही नहीं सका। ब्रेक के बाद हम इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं और डिस्कस से बाहर निकलते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किस किस्म की पीडीएम की मूवमेंट कहाँ जाएगी, महंगाई क्या रोल प्ले कर पाएगी, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम को लेकर आएंगे डिस्कशन में आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेटर ओन अब्बास बुप्पी भी मेरे साथ हैं, सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहब PMLN की लीडर भी मेरे साथ हैं। मुझे अब ज्वाइन किया डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने, जिनको मैं प्रोग्राम से पहले नहीं ले सका था। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि महंगाई और इन्फ्लेशन अब एक ऐसी सतह पे आ गई है जहां पीडीएम की मूवमेंट, ऑपोजिशन उससे एक भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है, शायद उठा भी सकती है, क्योंकि टीएलपी के ख़िलाफ़ हुकूमत की एक जो इखलाकी हैसियत कमज़ोर हुई है, उसके बाद ऑपोजिशन समझती है कि ऑपोजिशन हुकूमत को नए इलेक्शन कराने पर मजबूर कर सकती है। आप चूँकि नोटेड इकनॉमिक कमेंटेटर हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इमरान खान की हुकूमत कोई ऐसे इकदाम उठा सकती है जिससे कि माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती हो? कोई ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो आप एडवाइस करेंगे हुकूमत को? जी डॉक्टर साहब, मुझे महसूस हो रहा है कि चाहे वो माशी तौर पे हो या इखलाकी या सियासी, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो है वो अपनी कमज़ोर तरीन घड़ी देख रही है पिछले 3 सालों में, अगर आप देख लीजिए। दूसरा, आपने जैसे जिक्र किया कि इन्फ्लेशन जो है वो 74 साल पाकिस्तान के जो माशी रिकॉर्ड हैं उनको तोड़ रही है। तीसरी चीज़, हमने 3 साल में ये देखा है कि पीटीआई की हुकूमत ने बहुत सारे महाज खोल लिए। ऑपोजिशन के साथ तो उनका महाज खुला था, एक IMF के साथ महाज खुला हुआ है, FATF के साथ महाज खुला हुआ है, बाइडन उनको फ़ोन नहीं कर रहा जिसकी उनको बहुत तंगी है। चाइना का जो प्रोग्राम था CPEC के हवाले से वो सुस्त तरीन चल रहा है इस वक्त। फिर पीटीआई वाले जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी आग लगाना चाहते हैं। तो इतने सारे महाज खोल लिए हैं। खुद उनकी जो सिचुएशन है वो कमज़ोर तरीन है। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अब आपका सवाल ये है कि क्या कोई जादू की छड़ी है जिससे ये काम ठीक हो सकता है? देखिए, मईशत को सीधी सिमत पे चलाना जो है वो कोई जादू की छड़ी का काम नहीं है। ये इसमें जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि ये साइंटिफिक प्रोसेस है। आपको 4 फेजेस में होता है। पहली फेज में आप एक टीम की तश्कील देते हैं, फिर वो टीम बैठती है, मनसूबा बंदी करती है, फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल होता है फेज 3 में, और फिर फेज 4 में जाके कई रिजल्ट सामने आते हैं।
तो ये बड़ा वाज़ेह है कि पीटीआई जो है वो तो अभी फेज वन तो में। एक बड़ी जनरलाइज सी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि उसको एक मुश्किल माशी सूरत हाल मिली जब वो हुकूमत में आए, तो उसी वक्त IMF के पास जाने की ज़रूरत थी, और अगर IMF के पास जाने की ज़रूरत थी तो इसका मतलब था कि मईशत का दिवालिया उस वक्त निकल चुका था, कमर टूटी भी थी। तो अब आप तो एक बात करें ना टीम बिल्डिंग की, मेरा मतलब है इस वक्त हुकूमत से ये आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये 3 स्टेप्स अगर हुकूमत ले तो इकोनॉमिक रिलीफ दे सकती है, वो कोई ऐसे 3 स्टेप हैं सर इस वक्त? देखिए, वो स्टेप्स जो हैं वो पीटीआई के मंशूर में लिखे हुए हैं। जो 2018 का इलेक्शन का मंशूर है पीटीआई का, उसमें 3 नहीं, उसमें तकरीबन आधा दर्जन भर स्टेप्स लिखे हैं। अगर आप वो खोल के देखें, उसमें कोई 61 सफ़ात है, और उसमें जो रिफॉर्म का लफ्ज है, इस्लाहात का लफ्ज है, वो तकरीबन 40 दफा इस्तेमाल किया गया है। जादू की छड़ी तो कोई नहीं चल सकती, लेकिन इस्लाहात के जो वादे किए गए थे सन 2018 में, अगर वो पिछले 3 साल में उनके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद शुरू हो जाता तो अब तक कुछ ना कुछ नताइज जो हैं मईशत के हवाले से आपके सामने नजर आना शुरू हो जाते। मुझे नजर कुछ ऐसा आया है कि पीटीआई की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जंग जीतना जानती है, और ऑन द ग्राउंड जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहीं रुके मेरे साथ सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहब। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद आप बैंकर भी रही हैं पॉलिटिक्स में एक्टिवली आने से पहले, आपको क्या लगता है कि अगर आज इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, इस्तीफ़ा दे दें, गिरा दी जाए, और आपकी पार्टी को हुकूमत मिल जाए, तो आवाम के जो माशी इस वक्त चैलेंजेस हैं उनके लिए क्या स्टेप्स आप उठाएंगे, कैसे करेंगे? क्या आप इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे? कोई फॉर्मूला आपके पास है? जी, आप अगर देखें तो इन 3 सालों में पीटीआई की गवर्नमेंट ने माशी बदहाली से पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है कि लोग अब इनको जो है निकालने के लिए या निकलवाने के लिए अब सड़कों पे आने के लिए सही है। अगर ये इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं कि वहां पे भी रेट बढ़ गए हैं, नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपको हुकूमत देने वाले हैं 15-20 दिन, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में। इनकम भी बढ़ गई है, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है। इन्होंने कहा था कि हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस करेंगे। लोगों ये तो डिस्क्रिप्शन है ना, मैं कह रहा हूं कि आपको हुकूमत मिलने वाली है, कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं दिसंबर में, हुकूमत मिल जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी, आप क्या करेंगे? देखिए जी, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर तो आएंगे ना, हम ऐसी पॉलिसीज भी लेकर आएंगे कि जहां आवाम को पहले रिलीफ मिलता था नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, जब हमारे डैम्स भी बनते थे, सड़कें भी बनती थी, प्रोजेक्ट भी बनते थे, और हम इकोनॉमिकली स्टेबल थे, तो हम उस स्टेबिलिटी के लिए दोबारा अपने इक़दाम तो जो है अपने वो उठाएंगे तो सही ना। लेकिन इन्होंने जो 3 साल में अवाम को दिया है एक गरीबी, पसमानदगी और मुफ्लिसी, उससे हम अवाम को जरूर निकाल देंगे, उससे अवाम को निकाल लेंगे। क्लैरिटी वैसे नहीं हो सकी, मैं फिर चाहूंगा आपसे लें, लेकिन जरा सेनेटर ओन अब्बास साहब की तरफ भी आते हैं। ये तो क्लियर नहीं है कि ऑपोजिशन क्या कर सकती है माशी बहरान को ख़त्म करने के लिए, और ये बात मैं मान लेता हूं कि जब आपको हुकूमत मिली थी तो ज़ाहिर है मईशत की कमर टूटी हुई थी, इसीलिए तो IMF के पास जाने को सभी लोग कह रहे थे। लेकिन सेनेटर साहब, डॉक्टर साहब ने ये कहा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का ये भी कहना है कि मईशत तो अपनी जगह है, आपने हर किस्म का महाज खोला हुआ है। एक तरफ आपने हिंदुस्तान से महाज खोला हुआ है, एक तरफ आपने अमेरिका से महाज खोला हुआ है, अब एक तरफ आपका TLP से झगड़ा चल रहा है, एक तरफ आपका करप्शन के इशू पे PMLN से नहीं बनती, आपकी मौलाना से नहीं बनती, जरदारी साहब से नहीं बनती, महाज ही महाज आपने खोले हुए हैं। इस पे क्या आपका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है? डॉक्टर साहब ने जो पैन पैसिफिक अपना ओपिनियन बनाया जी, चाइना से बाइडेन तक का सफ़र, आई एम अमेज्ड कि वो इस तरह चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। वेरी फ्रैंकली आप ज़रा थोड़ा सा देखिए, मौजूदा हालात को देखिए। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है वो सिर्फ हमने क्रिएट नहीं किए, वो क्रिएट हो गए। पिछले मैं 2 हफ्तों के जो हालात की बात कर रहा हूँ वो किसी के बस से बाहर थे। अफगानिस्तान में इशू हमारी वजह से नहीं है, पड़े डॉलर की कीमतें अगर ऊपर जा रही हैं तो वो हमारा इशू नहीं है। इंटरनेशनली डिवेल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया कि एकदम इम्पोर्ट बिल बढ़ा, डिमांड बढ़ गई, डॉलर का रेट बढ़ गया, तेल की कीमतें हमारी वजह से ही बढ़ी। सो एक ग्लोबल एक इश्यूज हैं पड़े, वो अपनी जगह पे मौजूद है जिसको फेस करना है। अब पॉइंट ये है कि क्या हमारी हुकूमत उनको उस तरीके से फेस कर रही है जिस तरह हुकूमत को करना चाहिए। सिर्फ आप फिगर्स उठाना शुरू कर दें, और डॉक्टर साहब मेरी फिगर्स को बेशक डिनाई कर दें। 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट लेके आते हैं 2018 में, 13 अरब डॉलर पे लेके आते हैं 2019 की क्लोजिंग, 20 की क्लोजिंग करते हैं 7 अरब डॉलर पे, और 21 की क्लोजिंग जून की हम करते हैं 1.8
अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट पे। बड़ी जबरदस्त ट्रेजेक्टरी आ रही है, कहां कितना क्लोज था और कहां पे आके पहुंचा दिया। रिजर्व्स की सूरत देखें तो वो भी अपनी जगह पे 25 अरब डॉलर के जो पीक रिजर्व्स है, तो आज देखें फॉरेन रेमिटेंस अपनी जगह पे, एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर पहली दफा 2022 में होने जा रही है। इस साल के जो आपके रेवेन्यू कलेक्शन है 31% से रेज हो चुकी है। सो फिगर्स जो इशारे हैं वो तो ये बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। परचेजिंग पावर की जैसे मेरी बहन ने कहा, तो मैं बार बार लोगों को कहता हूं, आप इस वक्त अगर शहर में कैमरा लेके घूमना शुरू कर दें, शायद लोग कहेंगे महंगाई, और मैं मानता हूं महंगाई है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रूरल एरियाज की तरफ जाएं तो लोग आपको खुशहाली की बात भी करेंगे। क्या पाकिस्तान में रहने वाला 65% जो किसान है वो आपको ये नहीं बताता कि मुझे 1800 गंदुम का मिल रहा है, मुझे 2200 धांज या चावल का मिल रहा है, मुझे 7,500 रुपया कपास का मिल रहा है, मुझे 7,000 रुपये राय का मिल रहा है। तो ये सारी चीज, गन्ने का मुझे आज सिर्फ मैं आपको वेलड़े कहता हूं, जो वेलड़ा होता है ना, शुगर मिल की बात नहीं करा, 280 रुपए मन वेलड़े का गन्ने का रेट है आज का। तो 350 मन गन्ने के शुगर को पहली दफा मिलेगा। ये सारी चीजें भी देखने की हैं। यस, आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, बट आपको ये भी देखना है कि गवर्नमेंट अपने तई जो हमारे पास मुहर्रिकात है वो है पड़े। आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूम में है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम में है। यस, सम पॉइंट इन टाइम परचेजिंग पावर जो है वो शहरों में उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। सो गवर्नमेंट उसके लिए एक पैकेज भी लिया कि यार 130 अरब का पैकेज देते हैं, 2 करोड़ फैमिलीज को हम कम से कम महीने में थोड़ा सा सब्सटेंशियल अलाउंस दें। जरा ये जो आपने ज्यादा शुमार रखे ना, इस पे रिवर्टल लेना जरूरी है। आखिरी चीज डॉक्टर फरूख सलीम साहब जी सर, आखिरी चीज, यूके के अंदर 25 लाख फिर आ जाऊंगा आपकी तरफ। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये तो वो ठीक है सर, एक सेकंड। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये जो इसे कहते हैं सेनेटर अब्बास कह रहे हैं, ऑन अब्बास कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 19-20 बिलियन डॉलर का था, फिर वो कम हो गया, 12-13 पे आ गया, फिर 6-7 पे आ गया, फिर तीसरे साल भी 1 कुछ पे है। ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नहीं? देखिए, पीटीआई की हुकूमत के जो सारी की सारी माशी पॉलिसीज हैं, उनका लुब्बे लुबाब हमने देखना है गुर्बत की शरह से। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, उस वक्त सर्वेज ये बताते थे कि 30% वो तो एक अलग इशू है सर। अगर उनको मिला था 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट, मेरा मतलब है सर, ये तो आप एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट मिला था और उसको कम करना था उनको, इकोनॉमी को मुस्तहकम करने के लिए, तो वो उन्होंने कम किया। क्या ये उनकी अचीवमेंट है या उनकी अचीवमेंट नहीं है? डॉक्टर साहब सुन लीजिए, ये सारी अचीवमेंट्स का जो रिजल्ट है, जो पैमाना है, वो इसी में देखा जाएगा कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं, क्या वो गुर्बत से ज्यादा, गुर्बत की लकीर से ज्यादा पाकिस्तानी अब हैं या 3 साल पहले थे। देखिए, 7 करोड़ पाकिस्तानी 2018 में शरह गुर्बत से नीचे रह रहे थे। ये 3 साल की जितनी माशी पॉलिसीज अभी बयान की गई, उनके नतीजे में क्या हुआ है कि नवंबर की 3 तारीख को वजीर आज़म साहब ने खुद से कहा, और अभी उसको दोहराया गया, कि तकरीबन 53% आबादी जो है, तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, वो मुस्तहिक हो गए हैं एहसास प्रोग्राम के, जिनको ये 120 बिलियन रुपया जिनमें बांटा जाएगा। तो अगर ये पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनके सारे इशारे जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं, तो फिर 7 करोड़ पाकिस्तानी जो शरह गुर्बत से नीचे थे, वो आज 13 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे कैसे रहे चले गए। ठीक है। नौशीन, सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, इमरान खान की हुकूमत ने गुर्बत का हल ये निकाला है कि लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, एक तरह से खैरात दे रहे हैं एहसास प्रोग्राम के जरिए, और अब उसको बढ़ा के जब 120 उसमें और डाले हैं, पहले उसमें 260 थे, तो ये तकरीबन 380 या 400 अरब रुपया तो ये डायरेक्टली लोगों को बांट रहे हैं। आपकी हुकूमत क्या करेगी इस गुर्बत के मुकाबले में? आपकी क्या थिंकिंग? शहबाज साहब ने फैमिली 4 पर इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए एक ऑफर की थी, जिसका इन्होंने मजाक उड़ाया था, और आज ये खुद मजाक बने हुए हैं। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे सेनेटर साहब के मौसी हालात बहुत अच्छे एक फ्रेमवर्क देते हैं कि बहुत बेहतरीन हो गए हैं। तो मैं इनको बताती चलूं, जैसे मैं एक ज़रई मुआश रखने वाले हल्का से हूं, तो वहां पे DAP 7600 की बोरी मिलती है। वहां पे पर एकड़ जमींदार 50,000 खर्चता है, तो उसको रिटर्न 30,000 मिलता है, 20,000 का लॉस है। अब मैं भाई को ये भी बताती चलूं कि आपका पेट्रोल, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आज 145.82 है पर लीटर। आपको ये भी बताती चलूं आपकी अचीवमेंट में कि LNG आपने PMLN के दौर से ज्यादा महंगी बरामद की है। आपने 5 वजीर बदले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी आपकी अचीवमेंट है। लेकिन आज जो हमारी GDP है
वो 5.8 से गिर के 3.5 से भी लो हो गई है। तो ये है आपकी अचीवमेंट। अगर आप हमें चोर कहने के अलावा कुछ और करें, पाकिस्तान के लिए रिफॉर्म्स की तरफ आए, इम्प्रूवमेंट बेटरमेंट की तरफ आते, तो करंट फिजिकल जो हमारा ईयर था उसमें 35.13 का इंक्रीज नहीं होता। पीटीआई इल्जाम भी लगाती है लेकिन रिफॉर्म्स नहीं लाती। ठीक है, आपका वक्त गुजर चुका है और जो रह गया है इसके बाद इलेक्शन। सर सब योर क्विक रिस्पांस बिफोर द ब्रेक। कानून नहीं है, ठीक है, ये जंगल का कानून नहीं है। यहाँ पे वोट की इज्जत को कमाल भी किया जाता है और लोगों को इस गरीबी की सर सब योर 30 सेकंड बिफोर द ब्रेक। 30 सेकंड ले लें क्विक। जी, ऑनरेबल दोनों कुलीग्स ने मेरे किसी एक फिगर को डिनाई नहीं किया, लेकिन एंड पे थोड़ा एक और रिजल्ट निकाला। डॉक्टर साहब, इन तमाम चीजों के बावजूद मैं आपको ये बता दूं, नून लीग के पास, पूरी पीडीएम के पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है कि इस पूरी महंगाई के नैरेटिव को अवाम में सेल करके हमारे खिलाफ खड़ा करे। और अगर इनके पास होता, यकीन जानिए ये 13 नवंबर, 26 नवंबर, दिसंबर की डेटें ना देते, ये कब के पहुंच चुके होते। आप सिर्फ इनके डेरा गाजी खां का, शहबाज शरीफ का जलसा उठा लें और कल का हमारा वर्कर कन्वेंशन उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीटीआई अभी भी पब्लिकली कितनी एक बेहतरीन जमात जा रही है। और लोगों के जहन में ये जो आप बता, आपने इनसे सवाल पूछा, कोई ये नहीं बताएगा कि इन्होंने क्या करना है, ये बताएंगे कि ये गलत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आज भेज दें पाकिस्तान के किसी कोने में, मैं वहां जाके सीवरेज का इशू खड़ा करके 500 बंदे खड़ा कर लेता हूं, वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि वो मेरे साथ खड़े, वो अपने इश्यूज की बात है। सो इनके साथ कोई भी नहीं चलेगा। आप इनसे एक पॉइंट पूछ लें, मेरी ट्रेजेक्ट्री या मेरी फिगर जो दी है, किसी एक चीज को डिनाई कर लें। बहन ने कहा जिम्मेदार का 50,000 का रेट है, यकीन जाने 1,10,000 रुपया रेंट हो चुका है एकड़ का, मुस्ताजरी जिसको कहते होते हैं। सो थिंग्स आर प्रीटी मच गुड। कहीं पे कोई इश्यूज है, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसको बेस बना के ये जो एक नैरेटिव बना रहे हैं और आवाम को ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद देखते हैं कामयाब होना, ये पीडीएम की जो मूवमेंट है तख्ता उलट पाएगी हुकूमत का। पीडीएम पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़म नजर आती है गालिबन टीएलपी की मूवमेंट के बाद। ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब तक की जो डिस्कशन हुई, अगर उसको मैं सम अप कर दूं तो ये बात समझ आती है कि मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत पतली है। आवाम, खास करके शहरी आवाम जो है वो हुकूमत से बहुत नाखुश हैं। अपोजिशन समझती है, खास करके टीएलपी की तहरीक के बाद, तहरीक लबैक पाकिस्तान की कामयाबी के बाद अपोजिशन समझती है कि हुकूमत अब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अगर उसको एक भरपूर धक्का दिया जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान को नए इलेक्शन करवाने पर मजबूर किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब से आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में कहा कि हुकूमत अपने वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर है। इस वीकेस्ट पॉइंट में जहां अपोजिशन के पास भी वैसे हल कोई नहीं है माशी सूरत हाल का, आपको लगता है कि हुकूमत फॉल कर सकती है और पीडीएम की जो मूवमेंट है वो इतना एक मोमेंटम जनरेट कर लेगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान नए इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएंगे? जी डॉक्टर साहब, आई एग्री विद यू कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो हमें कोई मुतबादिल माशी प्लान जो है वो नहीं दे पाई कि अगर महंगाई है तो पीएमएलएन वाले या पीपल्स पार्टी वालों के पास क्या मंसूबा है कि उस महंगाई का हल जो है वो सामने लाएं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो पीटीआई का बयानिया था करप्शन के खिलाफ, वो 3 साल से कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। नेशनल क्राइम एजेंसी वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने तो किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग की ही नहीं। फिर 3 साल से ये बड़ा साफ वादे था कि हमारा जो पाकिस्तान के सिस्टम है, ये पीटीआई जो सियासी ताकत है उसको सस्टेन करने में उनकी मदद कर रहा था। अब कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है या महसूस हो रहा है कि शायद वो सिस्टम जो है वो सियासी ताकत सस्टेनेंस में पीटीआई की मदद नहीं करेगा। मेरे ज़हन में जब सबसे बड़ा सवाल रह जाता है वो सवाल ये है कि क्या अपोजिशन जमातों की कॉल में और इस महंगाई की सूरत हाल में लोग सड़कों पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ये इसका जवाब जो है ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अगर लोग निकल आते हैं तो फिर इतने सारे, जैसे मैंने कहा, पीटीआई ऑलरेडी महाज खोल चुका है। ये अवाम अगर सड़कों पे निकल आए तो ये फिर उससे संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए। नौशीन साहब, डॉक्टर साहब का भी एनालिसिस ये है कि हुकूमत की तो माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, हुकूमत के पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप लोग भी कोई लाहे अमल नहीं दे पाए। आपके कहते हैं हम हालात इंप्रूव कर देंगे, आवाम को खुश कर देंगे, लेकिन कोई फार्मूला, कोई सोल्यूशन, कोई हिकमत अमली, कोई तदबीर आपके पास भी नहीं है माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। और वो आवाम भी महसूस करते हैं कि आप भी कोई बेहतरी ला नहीं सकते। नहीं, देखिए इंशाल्लाह टाइम डिसाइड। अब ये जो तहरीक चलने वाली है, जो महंगाई का तूफान इन्होंने अवाम पे गिराया था, अगर अवाम भी अब एक तूफान की सूरत में सड़कों पे निकल आई तो ये पीटीआई को बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा भाई इतना डर क्यों रहे हैं तहरीक से?
अगर लोग बाहर नहीं निकलते, ये तो तब की बात है ना अगर कि वो बड़ी खुशहाल एक जिंदगी गुजारे होते। ना लोगों के पास नौकरियां है, ना खाना है, ना दवाई है, ना ही उन इतनी अच्छी बेहतरीन है कि लोग घरों में बैठे रहें। लोग जरूर इस महंगाई से तंग होकर सड़कों पे निकलेंगे और ये जो तूफान अब निकलेगा इसको ये रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, सेनेटर साहब वो समझती हैं कि अब कम से कम आवाम जरूर निकल आएंगे कि पहले नहीं भी निकले, और अब वाकई बड़ी मुश्किल घड़ी है आपकी हुकूमत के लिए? डॉक्टर साहब 3.5 साल के अरसे में कमोश बेश 6 दफ़ा इन्होंने इस तरह की तहरीक चलाने की कोशिश की है। पहले दिन कश्मीर हाईवे से आप उठा लें, जब मौलाना साहब अपने मदरसे के तमाम बच्चों को लेके आए थे, और शाम को ये जितने भी स्टार परफॉर्मर्स हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 7 बजे वहाँ पे सिर्फ उस कंटेनर पे स्पीच करके वापस चले जाते थे, और वो सारे बच्चे जो ठठरते रहते थे सर्दी में पूरी कश्मीर हाईवे पे, वहाँ से लेके ये पिछले गुजरांवाले और इनकी कश्मीर के जो इस वक्त कैंपेन चली, आप थ्रू आउट देख लें, कोई किसी किस्म की पब्लिक की तरफ से पजीरा इनको नहीं मिल सकी। हमने कल के दिन में 3 यहाँ पे जो पब्लिक जो है ना वो गैदरिंग्स इकट्ठी की। कल एक सिंध में हमारा एक जलसा था, कल एक जनूबी पंजाब में जलसा था और एक पेशावर में था। मैं आपको बेट करता हूं इस जैसे 3 जलसे इन्हीं जगहों पे इनकी तमाम लीडरशिप मिलकर करके दिखा दे, मान जाऊंगा। अवाम एट हार्ट स्टिल अपनी इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से प्यार करते हैं। उनकी तवज्जो, उनकी जो एक सोच है वो मरकूज होने से कि इन तमाम मसाइल का हल खान साहब ही लाएंगे। जो जमात या जो पॉलिटिकल लीडरशिप आज तक अपना मैनिफेस्टो क्लियर नहीं कर पाए, मेरी बहन बार बार कहती रहेगी, आपने 10 दफा उनसे पूछा कि बहन ये बताइए कि आपके पास क्या इसका हल है पड़ा, तो वो सिवाय हमारी बुराई करने के अलावा कोई जवाब नहीं दे पाई। इनके लीडरशिप का भी यही हाल है। जिस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी लेके आए थे तो कोई शहबाज शरीफ साहब से सिर्फ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछ रहे तो शायद लड़खड़ा जाएंगे। सियासत और इकोनॉमिक्स 2 अलग चीजें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिस गवर्नमेंट इज ऑन ट्रैक, और मैंने जो फिगर्स दी आपको वो ये साबित करती हैं कि हमारी गवर्नमेंट 2018 से लेके 22 तक के सफर में हमने अपनी जो एक ट्रांसपेरेंसी, एक जो कहते हैं सस्टेनेबल ट्रेजेक्टरी थी, उसको कहीं पे भी लूज नहीं किया। अब ग्लोबली कभी ये हम सोच के नहीं आए थे कि हजूर कोविड भी आएगा 19 में और 20 में उसके मुजम्मरात भी आएंगे और 21 में उसकी वैक्सीनेशन भी आ जाएगी, ये तो हमने नहीं सोचा था। और फिर वो ग्लोबल चेन का जो एक प्रॉब्लम आना था, बुनियादी तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है पिछले साल के पिछले 3.5 बरस में 6 दफा ऑपोजिशन की जमातों ने कोशिश की हटाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। देखिए जी, अवाम की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये मैंडेट चोरी करके हुकूमत में आ ही गए थे और कोरोना की तरह हमारे सर पे आके मुसल्लत हो गए थे, तो अब ये करें, इस चीज पे पूरा ये यकीन रखें कि अब जो तूफान इनके खिलाफ अवाम का उठेगा उसमें ये घर ही है। अब मजीद इनको हुकूमत करने का, इस जालिम हुकूमत को मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपको कोई ऐसा तूफान खड़ा होता नजर आ रहा है? बिकॉज वो सेनेटर साहब का ख्याल है कि अगर तूफान खड़ा होना होता तो फिर उसमें इतनी लंबी तारीखें 13, 16, 18, 19, 20, 21 दिसंबर तक देने की जरूरत नहीं। तूफान तो एकदम ही खड़ा हो जाता है, जैसे TLP ने खड़ा किया 3 दिनों में। देखिए, इस वक्त औसतन आमदन जो है एक पाकिस्तानी की वो 16,000 रुपए है, और आटे की कीमत 75 रुपए किलो पहुंच गई है। चीनी 160 रुपए कुकिंग ऑयल मिल रहा है। एक चिंगारी, मैं खुदा कहता हूँ कि खुदा करे वो चिंगारी ना सामने आए, लेकिन अवाम बहुत तंग है। अवाम इस वक्त चीखें उसकी निकल गई हैं और घर में जो आटा चीनी जो है वो बच्चों के लिए पूरा नहीं हो रहा। अगर डॉक्टर साहब इस वक्त कराची में बैठे हैं, सर मैं आपको बता देता हूं, आप पंजाब आ जाए, यहां पे डेली 8,000 टन आटा 55 रुपए किलो के हिसाब से अवाम को दिया जाता है, और शाम को उसकी जो रीसेलिंग है यानी कि वो वापसी भी आ रहा है, डिमांड उसकी इतनी जनरेट नहीं हो पा रही। आज इस वक्त पंजाब में सर 90 रुपए किलो चीनी मिल रही है और गवर्नमेंट के पास इस वक्त 16 दिन का स्टॉक मौजूद है। 15 नवंबर को क्रशिंग स्टार्ट होगी, प्राइस फिर स्टेबल हो जाएगी। अगर आप सिंध में या कराची में बैठे हैं, सर मेरी आपसे हम्बल सबमिशन, आप पंजाब की तरफ आ जाइए। यहां पे क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, यहां पे वेल हैंडल हो रहे हैं। वहां पे एक और पॉलिटिकल जमात है जो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही। सो अपना डोमिसाइल के वाले से देखिए, अदरवाइज रेस्ट एश्योर्ड से चीजें। अब घी डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, RBD पाम ऑयल $1400 से ऊपर जा रहा है। अब मैं डॉक्टर साहब को कैसे समझाऊं सर, RBD पाम ऑयल ऊपर जाएगा तो घी का रेट ऊपर जाना ही जाना है। सो ये सारे इश्यूज अपनी जगह पे मौजूद है। कहीं अगर कोई करेक्शन है थोड़ी खत्म हो गया। सेनेटर साहब, बहुत ही मुफस्सल आपने गवर्नमेंट का इंटरव्यू दिया है। ऑपोजिशन समझती है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत की जो इखलाकी नाकामी हुई है और जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक दरारें नजर आती हैं, PDM और PMLN को लगता है कि उसमें बहुत स्पेस है और वो मजबूर कर सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को कि जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। क्या ऐसा हो पाएगा? ये बहस आपने इस हवाले से देखी, अगले चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।